9 महीने में जेल में रह के आया। अच्छा। और ना मेरा कोई फुटेज थी, ना मेरा कोई भीड़ में था, और मैं तो था भी नहीं आज 24 तारीख में। कई निर्दोष हिंदू 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं तो कई जमानत पर फिलहाल बाहर हैं। कुछ निर्दोष हिंदू अब भी जेल में हैं। जेल में हिंदुओं को मारने की कोशिश भी जिहादियों द्वारा की गई। ऐसे में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो निर्दोष हिंदू जेल में डाल दिए गए थे, अब उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर निर्दोष हिंदुओं को क्यों फंसाया गया? क्या हिंदुओं को न्याय देने वाला कोई नहीं है? क्या हिंदुओं के दर्द को देखने वाला कोई नहीं है? क्या हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं होता? तो दिल्ली दंगों में हिंदू परिवारों को मिला ऐसा दर्द जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, जिसे देखकर, सुनकर, समझकर सिर्फ एक सवाल जहन में आता है कि क्या हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं होता? और दिल्ली दंगों में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उसके बाद उन हिंदू परिवारों की जिंदगी इस कदर बदल गई है कि उन्हें हर पल, हर सेकंड डर के साए में रहना पड़ता है। और यही वजह है कि आज उन्होंने उस डर से बचने के लिए अपने घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं। संवाददाता सागर कुमार ने ऐसे ही एक परिवार का दर्द सुना और पूरे घर का जायजा लिया कि देखिए किस तरह से दर्द सता रहा है, किस तरीके से डर के साए में यह परिवार है कि हर पल, हर सेकंड नजरें सिर्फ और सिर्फ टिकी रहती हैं तो सीसीटीवी कैमरे पर। देखिए जरा सीसीटीवी यहाँ दिखा दूंगे, ये दिखाई कैमरा में। ये सीसीटीवी कैमरे दिल्ली दंगों के बाद लगाए गए हैं क्योंकि इनको ये एहसास हुआ काश ये सीसीटीवी उस दंगों के दौरान होते तो शायद छवि से और साफ हो सकती थी। हमारे साथ ये पूरे परिवार दिखाई जा रही है, ये आसपास के लोग हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कोई 10 महीने, कोई 9 महीने जेल के अंदर सजा काट कर आए हैं। जबरन फंसाया गया, पता ही नहीं है कि गुनाह क्या है, पता ही नहीं है कि जुर्म क्या किया गया है, लेकिन 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने की सजा काट के आए हैं। और हिंदू परिवार किस तरह से बदल चुका है, किस तरह से दर्द की दास्तां हर रोज नए तरीके से लिखता है, किस तरह से उठकर खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन बार बार सहम जाता है। ऐसे ही एक हिंदू परिवार के सदस्य ने अपनी आप बीती जब सुदर्शन के कैमरे के सामने सुनाई तो हर कोई रो उठा। दिल्ली में हुए दंगे को करीब 1 साल पूरा हो गया है और उस दंगे के अंदर जो निशान थे घरों के ऊपर वो तो पूरी दिल्ली आज भी देख ही रही है, लेकिन जो हिंदुओं का दर्द है वो शायद आज हम आपको दिखाएंगे कैसे झूठे केस के अंदर करीब 10-10 महीने के अंदर जेल के अंदर रह कर आए हैं। क्या उस दंगों के बाद ये परिवार जो है वो दर्द झेल रहे हैं, उन्हीं से ही बात करते हैं। पहले मैं एक सीसीटीवी यहाँ दिखा दूंगी, ये दिखाई कैमरा में। ये सीसीटीवी कैमरे दिल्ली दंगों के बाद लगाए गए हैं क्योंकि इनको ये एहसास हुआ काश ये सीसीटीवी उस दंगों के दौरान होते तो शायद छवि से और साफ हो सकती थी। हमारे साथ ये पूरे परिवार दिखाई जा रही है, ये आसपास के लोग हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कोई 10 महीने, कोई 9 महीने जेल के अंदर सजा काट कर आए हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और कितने दिन आप जेल के अंदर रह कर आए हैं? उत्तम त्यागी मेरा नाम है। 9 महीने में जेल में रह के आया। अच्छा। और ना मेरा कोई फुटेज थी, ना मेरा कोई भीड़ में था, और मैं तो था भी नहीं आज 24 तारीख में। मैं अपने गांव में था फार्म पे। अच्छा। हाँ, जिसमें झूठे कह रहे थे कि तू भी था, उसकी फुटेज वगैरह भी वहाँ के मोबाइल, वहाँ के जो कैमरों में फोटो आ रहे थे हम जिस फंक्शन में थे वो भी हमने पुलिस को दिखाया। लेकिन जब हमको 16 लोगों को नोटिस 8 तारीख को दिया, 9 तारीख को हम बुलाए पूछताछ के लिए और वहां पर हमें अरेस्ट कर लिया। कई तो ऐसे लोग थे हमारे, वो कहीं कैमरे में नहीं है, हम किसी रोड के, ना भीड़ में, ना
किसको मारा पता नहीं, किसने मारा पता नहीं, फिर भी बेकसूर हिंदू को जेल में ठूस दिया गया। 9 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। जमानत पर बाहर आए हैं। डर हर वक्त सताता है कि कब फिर से दोबारा जेल जाना पड़ेगा, एक बार पीछे फिर से परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। उन परिवार का क्या होगा? हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने तरह से राजनीति की, लेकिन इन हिंदू परिवारों का पुरसा लेने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। 1 साल हो चुका है और ये भयानक दर्द बुरी तरह से टीस बन चुका है, नासूर बन चुका है। 3 खास मेहमान हमारे साथ आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्रेरणा मल्होत्रा, जिन्होंने दिल्ली राइट्स पर एक विशेष पुस्तक लिखी है और वो दर्द बयां किया है जिसे बहुत सारे लोग भूल गए, उन हिंदू परिवारों को भूल गए, लेकिन इस किताब में उन लोगों का जिक्र है। मैं बहुत स्वागत करती हूं प्रेरणा आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दूबे का भी बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा जी। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेरणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी, वाकई ये स्टोरी अनटोल्ड ही है, क्योंकि जो वाकई इस दर्द के भुक्तभोगी हुए उनका तो पुरसा लेने वाला कोई बचा ही नहीं। उन्हें तो जेलों में ठूस दिया गया, उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी गई और आज भी वो दर्द लेकर झेल रहे हैं। वो हिंदू परिवार जिनके बारे में राजनेताओं को भी पूछना चाहिए था, समाज को भी पूछना चाहिए था, लेकिन आज उनका पुरसा लेने वाला कोई नहीं। प्रेरणा जी, पिछले साल इन्हीं दिनों में 29 फरवरी से हम लोग उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। तब भी इसी दर्द के साथ गए थे कि जो एक नैरेटिव मीडिया का वर्ग बना रहा था, वो ये उन्होंने बनाया झूठा प्रोपेगेंडा कि ये एक एंटी मुस्लिम पोग्राम था, जबकि वहां ग्राउंड चीख चीख कर कुछ अलग ही बात कह रहा था कि एक विशेष वर्ग के लोगों को सब पता था कि दंगे होने वाले हैं। वो दंगों की साजिश में शामिल थे और उसके कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत बाद में भी सामने आए हैं। और इस साल भी अभी 10 दिन पहले हम लोग फिर से ग्राउंड पर गए। हमने जाकर देखने की कोशिश की कि 1 साल में क्या बदला है, क्या कुछ जख्म भरे हैं या नहीं भरे, लेकिन वो दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है। कुछ लोगों को वो भले ही नजर ना आए या वो जानबूझकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन जिन लोगों का दर्द आपके चैनल के माध्यम से सामने आ रहा है कि कुछ लोग तो मर गए, कुछ को उनकी दुकानें मकान तबाह कर दिए गए, संपत्ति तबाह कर दी गई। जो बच गए थे उनके नाम ले लेकर, चुन चुन कर नाम लेकर उनको फंसाया गया। और आप देखिए कि अब इसको साबित करने की जिम्मेदारी फिर से विक्टिम पर आ गई है कि वो विक्टिम लोग ही, विक्टिम समुदाय ही अपने आप को साबित करे कि वो दिल्ली में था भी या नहीं था, या गांव में था। क्यों आज अंकित शर्मा का परिवार, अंकित शर्मा जिसके शरीर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 50 से ज्यादा चोटों के निशान पाए गए हैं, उस अंकित शर्मा का परिवार अपना घर छोड़कर दिल्ली में, उसको गाजियाबाद में रहना पड़ रहा है। विक्टिम फिर से विक्टिम है। ब्रिजपुरी का पूरा इलाका, पूरा वो मेन रोड जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते थे, वो उनमें से 10-12 प्रॉपर्टीज क्यों बेचकर पलायन कर गए। कैप्टन कटोरा, एक रेस्टोरेंट जो पूरी तरह से जला दिया गया था, उसको अब ढंग से क्लेम नहीं मिला और वो अपनी उस प्रॉपर्टी को छोड़कर और दूसरी जगह पर आकर उसने रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की है। बहुत कुछ ग्राउंड अभी भी बोल रहा है। आप जाकर वहां लोगों से मिलिए तो पता चलता है कि ये जख्म भरने वाले नहीं है। बिल्कुल, ये जख्म भरने वाले नहीं है, बल्कि ये जख्म और गहरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ना तो घर बच रहा है, ना रोजगार बचा है, अपनों को भी खो चुके हैं। जाएं तो जाएं कहां? वेद भूषण जी, आपके पास आ रही हूं। दिल्ली पुलिस पर पहले भी सवाल थे, जब ये दंगे हुए तब भी कई सवाल पूछे गए। अब भी एक सवाल पूछा जाता है कि क्या दिल्ली पुलिस चाहती तो क्या ये हिंदू परिवार नहीं बच सकते थे? आपने खुद सुना कि पीड़ित क्या कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हम पर दोष लगा दिया गया, हमें तो पता ही नहीं कि हमने फला फला का मर्डर कर दिया है, हमें एक नोटिस थमाई जाती है और 9 महीने के लिए ठूस दिया जाता है जेल में। वेद भूषण जी, घेरे में रही है,
क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कोर्ट के प्रति, इन्वेस्टिगेशन के प्रति। अभी जो 1 साल दिल्ली पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुआ इन दंगों का, उसमें 1816 आदमी अरेस्ट हुए हैं। और आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अदालत ने मात्र 40 आदमियों को बेल दी है। जितने भी इसमें जो मेन एक्यूज थे, चाहे नताशा थी, ताहिर हुसैन थे, इशरत जहां थी, शर्जिल इमाम थे, उमर खालिद थे, इनके ऊपर यूएपीए और सेडिशन के चार्जेस हैं। ये आज भी जेल के अंदर हैं। तो पुलिस के जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस ने जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में थी, वो 1 साल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके आपने अभी सुना, उस पीड़ित परिवार का दर्द सुना। एक परिवार, एक हिंदू परिवार जिसके मुखिया ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, एक दिन मेरे पास नोटिस आती है, मैं जेल में जाता हूं मिलने के लिए, क्राइम ब्रांच की टीम आती है और मुझे 9 महीने के लिए जेल में उस सजा के लिए डाल दिया जाता है जो मैंने किया ही नहीं। मुझ पर आरोप है कि मैंने जिसका नाम उन्होंने लिया कि मैंने फला फला को मारा, मैंने कभी देखा और ना मैं जानता हूं। एक नहीं सैकड़ों परिवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदू परिवार ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा दोष क्या है। वो घर बेचने को मजबूर हो गए, उनके पास बेरोजगार नहीं बचा, कईयों ने अपनी बेटियों को खो दिया। लावड़ी, ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। उस पर टिप्पणी करना ना मेरा ठीक है ना आपका ठीक है। अभी ट्रायल के अंदर ये पता लगेगा, जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा, तब किसी निष्कर्ष पर आपकी सीमाएं हो सकती हैं, आपकी सीमाएं हो सकती हैं, आप टिप्पणी करने से बच सकते हैं, लेकिन मैं टिप्पणी करने से इसलिए नहीं रुकूंगी क्योंकि यहाँ पर हम वो दर्द देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उस जगह पर अपने आप को रखकर ये सोच रहे हैं कि एक परिवार जो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हो और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि दंगे में ना तो उसकी बेटी रही ना उसका परिवार रहा, और तो और उस परिवार के मुखिया को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू परिवार था। ये बहुत सारी बातें हैं जो सवाल खड़ा करती है। मैं आती हूँ सर आपके पास, अश्विनी जी के पास। जी वेदभूषण जी, 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं जरा अश्विनी जी के पास जाऊंगी। लावणी जी, सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो दिल्ली पुलिस को इन दंगों में नुकसान हुआ है। हमारे अंकित शर्मा का भी आपने नाम लिया, उसके अलावा रतनलाल, तो अंकित शर्मा के परिवार वालों को भी अपना घर छोड़कर गाजियाबाद रहना पड़ रहा है। अभी आपने सुना नहीं कि प्रेरणा जी ने क्या बोला कि वो भी डरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अफसर और जवान इंजर्ड हुए। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हमारे कार्य जो प्रोग्राम था, जो पुलिस का कार्य करने का शैली थी, सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली पुलिस को उठाना पड़ा है। फिर भी दिल्ली पुलिस ने अपनी पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन करी और आज तक की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन साबित हुई है। इसमें जो बड़े क्रिमिनल्स थे उनको आज तक बेल भी नहीं दी। अश्विनी दुबे जी, वेदभूषण जी इसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, लेकिन इस बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये है, 1-2 नहीं, सैकड़ों हिंदू, बेकसूर हिंदू ऐसे हैं जो जेल की सजा काट रहे हैं, कुछ जमानत पर बाहर हैं, कुछ ने अपने घर बेच दिए, कुछ ने मजबूरी में अपना रोजगार घर छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमें वही दंगे देखने पड़े। कुछ ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी थे जिनको इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके ऊपर बेवजह दोषारोपण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहीन बाग से जो चिंगारी चली थी, वो चिंगारी आखिर में आकर के दिल्ली दंगों के बाद जो है खत्म हुई। मैं पूछता हूं, जो इन्वेस्टिगेशन की बात करने वाले या प्रॉपर और फेयर इन्वेस्टिगेशन बात करने की बात, तो उन लोगों ने क्या उस समय नहीं देखा कि जब ताहिर हुसैन के घर के ऊपर पेट्रोल बम रखे हुए थे, ताहिर हुसैन के घर के ऊपर दिसंबर में ही पत्थर रखे गए थे, ताहिर हुसैन के घर के ऊपर तेजाब की बोतलें रखी हुई थी, ताहिर हुसैन के घर से पूरा शाहीन बाग आंदोलन चलता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो लोग नारे लगा रहे थे उन लोगों को लेकर के, और जो विक्टिम का दर्द था, जो डीसीपी को मार दिया था, अंकित शर्मा के पिता स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए, उस अंकित शर्मा का क्या दोष था? तो अपने घर से निकले थे यह देखने के लिए कि शांति बनी रहे। उस नेगी का क्या था कि जो एक रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा था, लेकिन एक तरह से जिन लोगों ने जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी दिल्ली को बचाने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी शोषित पीड़ित समुदाय अपने उस लोगों को बचाने की, उन लोगों ने उस तन्मयता का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आपको आंदोलन करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन आपका आंदोलन सड़क पर नहीं होगा। क्या उसमें पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो सड़क से लोगों को हटाए? किस बात का डर था? लेकिन अश्विनी जी, आज निश्चित रूप से ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जो दूसरी परिस्थिति पैदा हुई है, आज 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद भी उन हिंदुओं का पुरसहार लेने वाला कोई नहीं है जो विक्टिम थे, पीड़ित थे, लेकिन उन्हें कल्परेट, दोषी बना दिया गया, उनको बेवजह जेलों में ठूस दिया गया, साक्ष्य सबूत के बिना उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए। उन हिंदू परिवारों का क्या दोष है? 28 करोड़ की जो सब्सिडी है वो दिल्ली सरकार के खास लोगों के लिए मिली। उन खास लोगों में लावनी जी, जो देश का बहुसंख्यक समाज है, वो नहीं थे। उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। बाकी के नैरेटिव्स यहाँ पर जो सेट करने वाले थे वो लोग थे। एक कपिल मिश्रा ने जो बात उठाई, कपिल मिश्रा को दंगाई साबित करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोग खड़े हो गए। कपिल मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के साथ खड़े होकर के मानवीयता के साथ उनके साथ खड़े हुए। तो यहाँ पर स्पष्ट आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि यहाँ पर बहुसंख्यक के साथ बहुत कुछ हो जाता है, जो इस देश का हिंदू है उसके साथ वो सब कुछ हो जाता है। जो दर्द आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो दर्द उसे दे दिया जाता है, लेकिन उसका दर्द जानने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक अल्पसंख्यक के साथ अगर कुछ होता है तो पूरी मार्च निकाल दिए जाते हैं, एक बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है, एक सिक्योर शील्ड बन जाती है। लेकिन इस हिंदू का क्या, जिसके पास ना तो घर बचा, ना रोजगार बचा, ना अपने बचे, और अब तो कहिए सीधे सीधे हर किसी की तरफ नजर उठाकर देखता है तो वो ढूंढता है कि मेरा अपना कौन है। खुद आप सुनिए वो बयान और अंदाजा लगाइए कि एक हिंदू परिवार के साथ किस कदर इस दंगे होने के बाद परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया गया, उनकी जिंदगी किस कदर बदल गई है। उनके आंसू आज भी डगडगा कर हमारे समाज से, सरकार से, दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछते हैं। सुनिए जरा। वहाँ से वहाँ पे जाके ये भी पूछा कि कौन है, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे बिले भले हमारे को जो है साइन करा दिए कि पूरे कागज पे और जो है अंदर कर दिया हमारे को। हम वहाँ पे रह के आए, सारा हमारा काम धंधा खत्म हो गया। किस चीज का काम था आपका? हमारा रेस्टोरेंट का काम था। क्या वो रेस्टोरेंट बंद हो गया? रेस्टोरेंट भी बंद हो गया जी। और जो है वो एक अपने हिंदू परिवार का था, तो अपने डर की वजह से जो है वो अपना मकान ही पूरा प्लॉट ही बेच दिया। उन्हें सारे 250 का प्लॉट था वो उसने बेच दिया। तो हमारे पे अब काम करने के लिए न तो दुकान है, न पैसे हैं। बिल्कुल हमारी स्थिति बहुत जो खराब है। मतलब आपने दुकान भी बेच दी, काम भी बंद हो गया, आपका जेल में भी रह कर रहे, तो जीवन चल कैसे रहा उस दंगों के बाद आपका? और वो किसी ने हमने लड़कियों से पैसे उधार रख के लिए थे, उसके साथ अभी हमारा काम चल रहा है जी। अभी दुकान हमारे को कहीं मिली नहीं है। जो जिसमें हमने जो होटल खोल रखा था वो हिंदू परिवार की वो जगह थी, वो उसने बेच दी डर की वजह से। तो हमारे से उसने खाली करवा दिया। तो हम जो 10 महीने रहे तो लगभग 22,000 रुपये किराया था, तो हम किराया भी नहीं दे पाए उसको, तो उसने हमारे से खाली करा दिया। तो ये किसने खरीदी वो दुकान? वो अपनी प्रॉपर्टी मुसलमान ही खरीद रहे हैं। जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी बिक रही है सारे मुसलमान ही खरीद रहे हैं यहाँ। जो आज जिसमें मिश्रा जी का ढाबा हुआ करता था, वो आप जेल में गए, जेल जाने के बाद वो ढाबा बिक गया आपका, और वो किसी मुसलमान ने खरीद लिया? हाँ जी, मुसलमान ने खरीद लिया। और आप वो बेरोजगार हो गए? हाँ, बेरोजगार है। हमारी न तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है, न हमारे संगठन की तरफ से कोई। न घर बचा है, न रोजगार बचा है। जमीन बेच दी और खरीदने वाले कौन? वही अल्पसंख्यक जिनके नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसका पुरसहाल कोई नहीं लेता है। कुछ ऐसी ही दास्तान है एक और शख्स है, एक और हिंदू है जो ये बताते हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खड़ा हूं तो कैसे खड़ा हूं, क्योंकि जब उस रात, उस काली रात की याद आती है तो आज भी रूह कांप उठती है। आप खुद सुनिए वो दर्द। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है। मुझे भी हम इन लोगों के साथ ही नोटिस मिला था। मैं भी इन लोगों के साथ ही गया था। जब अरेस्ट हो गए, जब पता चला जेल में जाने के बाद कि हमें मर्डर का चार्ज दे दिया गया है। मरने वाले को मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या काम करते हैं आप? मैं डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर था, जो कि अब मेरे पे केस लगने के कारण मेरे पे अब नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूँ। मतलब आप जेल में जाने के बाद आपको डीटीसी ने भी हटा दिया? हाँ जी। तो घर का जीवन कैसे, आप लोग शादी, बच्चे?
बिल्कुल बेरोजगार हैं जी, घर बेगा मकान बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ भूमि माफिया का बहुत तगड़ा वो है। परिवार दूसरों की दया पे ही चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी मदद कर रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। नहीं, हिम्मत तो नहीं हार रहे हैं, बाकी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब भी याद करते हैं नींद भी नहीं आती अभी तक रातों में। क्या कुछ हुआ था उस समय? उस टाइम करीब 24 तारीख से 2-2,500 लोगों की भीड़ एकदम से पथराव शुरू करा। मेरे घर के पथराव करा, शीशे टूटे, हमारी टीनें टूटी जो हमने सामने लगवा रखी हैं, छतों पे पत्थर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हमारे मकान में। बच्चों को लेकर हम छुप के बैठ गए, हमें ये भी नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो अपने सबको बचाने की कोशिश में लगे रहे और 2 दिन हम घर से बाहर भी नहीं निकले। धीरे धीरे हम पटरी पे आए, उसके बाद हमने अपना काम शुरू करा है। 9 तारीख को हमें नोटिस मिला, 8 तारीख को नोटिस मिला, 9 तारीख को हम क्राइम ब्रांच में गए और उसी दिन वहीं पर अरेस्ट हुए। 9 महीने बाद जनवरी में मैं आया हूँ जमानत के बाद। वो दाग हमारे पास पूरी जिंदगी रहेगा और उसकी वजह से हमें शायद कोई काम पे नहीं रखेगा। तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी अभी कोशिश का कोई वो फल नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि क्रिमिनल को कोई भी अपने यहाँ काम पे करने नहीं पे रखता। कैसे भरोसा करेगा कोई हम पे? मर्डर का चार्ज है हम पे, जहाँ भी जाते हैं उनको बतानी पड़ती है कि हम वहाँ थे। ऐसे हम 9 महीने जेल में रह के आए हैं और जेल का नाम सुनते ही। वेदभूषण जी, सुना आपने? वो दाग जिंदगी भर जुड़ चुका है, वो दर्द जिंदगी भर जुड़ चुका है। बेकसूर थे ये हिंदू परिवार, बेकसूर थे ये हिंदू जिन पर बेवजह मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्होंने मारा किसको है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनका गुनाह क्या है। वो तो बच रहे थे, अपने बच्चों को बचा रहे थे, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्ग माता पिता को बचा रहे थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो ना घर बच रहा है, ना रोजगार है, दूसरों की दया पर निर्भर है। तो ये कैसा इन्वेस्टिगेशन? हाउ कुड यू से कि ये एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है? लावणी जी, सारे मामले के अंदर 755 FIR दर्ज हुई हैं, 700 चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी हैं। क्राइम ब्रांच की, स्पेशल ब्रांच, लोकल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी कोर्ट में विचाराधीन है। किसी भी अदालत ने, दिल्ली की अदालत ने पुलिस के खिलाफ ये नहीं कहा है कि पुलिस ने किसी को फाल्सली इम्प्लीकेट कर दिया, झूठे तरीके से फंसा दिया है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? क्या इनके आंसू झूठ है? क्या इनका दर्द झूठ है? आप इनको, इनकी बात को झूठ और पुलिस को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? झूठ और सच का फैसला टीवी या प्रेस में नहीं होता, इसका अदालत फैसला करती है। थोड़ा इंतजार कीजिए, इनके बात में सच्चाई है तो इनको जरूर न्याय मिलेगा। यदि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो कोर्ट इनको बरी करेगी, बाइज्जत बरी करेगी और पुलिस को स्ट्रक्चर भी पास करेगी। साक्ष्य और सबूत। प्रेरणा, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मैं अश्विन जी के पास जाना चाहती हूँ। अश्विनी जी, बड़ा अफसोस होता है, हम बार बार कहते हैं इस देश में आज भी कानून पर विश्वास है, लेकिन कानून को विश्वास होता है साक्ष्य और सबूत पर। लेकिन अगर किसी बेगुनाह के पास कोई साक्ष्य नहीं हो, कोई प्रमाण नहीं हो, कोई सबूत नहीं हो, तो क्या उसे ऐसे ही जेल में अपना जीवन बिताना पड़ेगा? उसे इस दाग के साथ रहना पड़ेगा कि उसने झूठा मर्डर किया, उसे पता ही नहीं उसने किसका मर्डर किया। उसके परिवार को यह जिल्लत जिंदगी भर या पीढ़ियों के लिए झेलनी पड़ेगी। अदालतें सशक्त हैं, निर्भीक हैं और स्वतंत्र हैं। अदालतें किसी भी पुलिस की गलत थ्योरी के ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि हम इस देश की एक ऐसी व्यवस्था की बात करें कि पुलिस का जब कोई कार्य गलत होता है तो अदालतें उस पर जो है रिव्यू करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का, सेंसर करने का और कार्य करती हैं। तो अदालतों की निष्पक्षता और निर्भीकता को बड़ा साधुवाद है हमारे देश में। दूसरी बात जो वेदभूषण जी ने कहा, दिल्ली दंगों की साजिश उसी समय हो गई थी जब अलीगढ़ में नारे लगे थे, हिंदुओं तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दिल्ली दंगों की साजिश उसी समय हो गई थी जिस समय चिकन नेक से भारत को काटने की बात हो रही थी। दिल्ली दंगों की साजिश उसी समय हो गई थी जिस समय जामिया में दिसंबर में बसें जलाई गई थी। दिल्ली दंगों की साजिश उसी समय हो गई थी जिस समय ट्रंप के आने के बाद कुछ बड़ा करने का कार्य था। उस समय जो एक्सपोज करने की जरूरत थी वो थी। और दिल्ली दंगों की साजिश की बात करें तो दिल्ली दंगों की साजिश पिछले कई महीनों से, जब ताहिर हुसैन के घर के ऊपर पेट्रोल बम रखे जा रहे थे तो सुनियोजित तरीके से एक जो है हेडक्वार्टर बनाया जा रहा था आतंक का, उसी समय हो गई थी। अब सवाल आता है पीड़ित कौन है?
पीड़ित इस देश का बहुसंख्यक समाज है। और उस किताब को आप पढ़ेंगे, प्रेरणा जी बहुत साधुवाद की पात्र हैं कि उन्होंने ये पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के लिए उनका बहुत बड़ा साधुवाद कि उन्होंने जनता के डोमेन में लाने की बात की। आज जरूरत इस बात की है कि क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज को इज्जत, सम्मान और न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक रहने का अधिकार नहीं है। हर चीज पीड़ित और शोषित बात होती है तो एक नरेटिव, एक इकोसिस्टम ही क्यों सेट किया जाता है? अंकित रिपु शर्मा के पीठ पर छुरे मारे जाए तब भी आपको कहने ये में सवाल यह तो हमें बड़ा पूरे के अफसोस पूरे होता है। सिस्टम से पूछना चाहिए। अश्वनी जी, ये सवाल तो हमें पूरे सिस्टम से, पूरे तंत्र से, पूरे समाज से भी पूछना चाहिए। प्रेरणा जी, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब हमारे यहाँ हिंदुओं को पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनके नाम के आगे अल्पसंख्यक नहीं लगा है। लेकिन आज देश में कई ऐसे राज्य हैं, या तो मैं तो कहूंगी कि दिल्ली खुद जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर भी कई ऐसी लोकेलिटीज हैं जहां हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। नो गो एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका पुरसा हाल कोई लेने वाला नहीं है। दिल्ली दंगे के 1 साल हो गए हैं, इस 1 साल में भी किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई, जिनके भी हम अभी तक बयान सुना रहे हैं। आपने सुना कि वो दर्द बयान। आज अखलाक की बात करने के लिए हर कोई फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन वीरेंद्र की, अंकित शर्मा की बात करने के लिए, या रत्ना करने के लिए, या दीपक की बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये कैसी विडंबना है? ग्राउंड पर होकर आए हैं। 10 दिन पहले हम जब वहां गए तो लोगों ने बताया कि विशेष समुदाय के लोगों के लिए वहां जाकर वकील बैठे थे, ऑफिस खोला गया था बाकायदा, और वहां पर उनको कहा गया था, मस्जिदों से भी ऐलान किया गया था कि जिसको जरूरत हो अपना लीगल एड की, वो इन ऑफिस में आए और वहां जाकर वो सहायता ले सकता है। उसके बाद भी देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से पलायन भी शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि उनको डेमोग्राफी को चेंज करने का भी एक तरह से षड्यंत्र ही चल रहा है। जो हमने एक षड्यंत्र की बात की थी वो था धरने से दंगे तक का मॉडल, लेकिन दंगे के बाद लोग भूल गए, और लोग भूल गए। जिनको दर्द है, विक्टिम है, वो तो नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा, लेकिन और लोग भूल गए। पर उनका जो इकोसिस्टम है वो वहां तब भी काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा है। मैंने बताया, वहां लोगों ने हमें बताया है कि क्लेम, कुछ लोगों का क्लेम अगर 5 लाख का था तो उनको 5 का 5 पूरा मिला है। किसी का अगर 20 लाख का था, एक बड़ा शोरूम जला है, तो उसको सिर्फ 4 लाख या 5 लाख मिला है। तो उसमें भेदभाव हुआ है। बहुत इल्जाम लग रहे हैं, दिल्ली सरकार पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने सबके साथ समभाव तरीके से सबको मदद करने की, सबके घाव भरने की कोशिश नहीं की है। ये ग्राउंड के लोगों ने कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, वहां जाकर कोई भी पता कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि यहाँ पर बाकियों के लिए बाकायदा ऑफिस लगाए गए, बाकायदा यहाँ सहायता के लिए लोग आते हैं, बाकायदा उनकी टीमें बनाकर उनके क्लेम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लेकिन हम दिनेश खटीक के घर गए, जिसके पति को वो बच्चों के लिए दूध लेने घर से बाहर निकले थे और उनके सिर में सीधी गोली दाग दी गई थी। उनकी पत्नी से हमने पूछा कि क्या FIR हुई है, क्या केस हुआ है? वो बोली, मैडम क्या करेंगे हम केस करके। मतलब इस तरह के लोग हैं, उनके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। वेदभूषण जी सुन रहे हैं, एक विश्वास, उनके घर का व्यक्ति, पुलिस उनका घर का व्यक्ति चला गया। विश्वास होता है कि रक्षा होगी, लेकिन यहाँ रक्षक पर भरोसा नहीं है। आपने सुना कि प्रेरणा जी ने जो कहानी बताई कि वो महिला कहती है कि क्या करेंगे FIR लॉन्च करा के, क्योंकि उनको पता है कि FIR लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक इकलौती जो माँ बची है उसे भी जेल में ठूस दिया जाए। लावड़ी जी, प्रेरणा जी का अपना एक स्टैंड हो सकता है। स्टैंड नहीं है सर, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये तमाम उन लोगों की बातें हैं, बयान हैं, जो वहां पर अब भी इस दर्द को झेल रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड जब भी दंगे हुए, चाहे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के हुए, दिल्ली के अंदर 84 राइट्स हुए, हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान जो दंगे हुए हैं, वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहे। एक पक्ष काउंटर एलिगेशन और एलिगेशन इनमें लगते रहे कि पुलिस की निष्पक्ष थी, आर्मी का रोल था, या दूसरे पक्ष ने सामने वाले पक्ष को दबाया।
ये इसकी निष्पक्षता के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे। आगे भी कोई दंगे होंगे तो उसमें इसी तरह की बातें आएंगी। सर, इसमें कोई नया नहीं है, की भी बात कर दी, आपने निष्पक्षता की भी बात कर दी, लेकिन दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी बन नहीं रही है। एक तरफ आप तो ये कह रहे हैं कि एक तमाम तरीके के जो दंगे होते हैं वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से एंटी हिंदू होते हैं, जो राइट्स एंटी हिंदू होते हैं, उन पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं निष्पक्षता के साथ जांच होती है। यहाँ तो हमारे पास एक लंबी फेहरिस्त है सर, पूरे 1 घंटे का शो कम पड़ जाएगा, लेकिन वो बयान कम नहीं होंगे, वो लोग कम नहीं होंगे, वो हिंदू परिवार कम नहीं होंगे जो आज भी इस दिल्ली दंगे का दर्द झेल रहे हैं, जिनको उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, जिनको उम्मीद थी कि उन्होंने अपने घर का मुखिया खोया है, तो कम से कम एक मुखिया दिल्ली पुलिस के नाम पर अगर सामने है तो रक्षक बन के सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बेगुनाहों को जेल में डाल दिया, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ऐसा कर दिया कि लोग अपना घर बार बेचकर जा रहे हैं, और खरीदने वाला कौन? खरीदने वाले एक विशेष संप्रदाय के लोग। किस तरीके से वहां पर लैंड माफिया काम कर रहे हैं, किस तरीके से पूरे सिस्टम को बिगाड़ा जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली में एक के बाद एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, इन सब से क्या दिल्ली पुलिस आंख मूंद लेगी? इस पर कोई रिएक्शन नहीं देगी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा स्टेट रहा है। आप अब किसान आंदोलन की इन्वेस्टिगेशन को देख लीजिए, जो पेशेंस का जो एक एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस ने सेट किया है। और ये जो दंगों की जहां तक बात है, उसके अंदर अभी द्विवेदी आपके सामने बैठे हुए हैं, अदालत है, उन तमाम चीजों को यदि पुलिस की निष्पक्षता पर कहीं भी कोई आंच आएगी या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कमी पाएगी तो पुलिस के ऊपर भी स्ट्रक्चर पास किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन दोबारा कराई जा सकती है। इसलिए अदालतों पर विश्वास रखना ही होगा, सिस्टम पे विश्वास रखना होगा। इसके अलावा आपके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि हम सारे सिस्टम पर ही सवाल पैदा करना शुरू कर देंगे तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर इस देश के अंदर कोई बल्ली वारिस नहीं रहेगा। सब अपने हिसाब से इस सिस्टम को चलाने लगेंगे। सर, एक खास वर्ग तो अपने हिसाब से सिस्टम चला ही रहा है, आप सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहा है। आप भले एक सीमा में बंद कर इस बयान को ना स्वीकार करें या ना बोलें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सीमा को एक खास वर्ग क्रॉस कर चुका है, वो अपने तरीके से सिस्टम चला रहा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए, पुलिस पर विश्वास होना चाहिए, हिंदुस्तान विश्वास वाला राष्ट्र है, लेकिन विश्वास को किस तरह से चोट पहुंचाई जाती है, आज हम वही बयान, वही दर्द आपके सामने रख रहे हैं। 10 महीने बेवजह एक हिंदू को किस तरह से जेल में रहना पड़ा उस गुनाह के लिए, उस जुर्म के लिए जिसे उसने किया ही नहीं। उसे पता ही नहीं कि उसे जेल में क्यों डाला गया, उसे पता ही नहीं कि उसने किसे मारा है। आप खुद सुनिए जरा उनकी जुबानी। अंदर कैदी थे, उन लोगों ने हमारे से बोला है कि आपके मैसेज आए बाहर से, और उनके पास हमने सर्जिकल ब्लेड भी देखे थे, वो ब्लेड मारने की हमें धमकी दे रहे थे। हमने बहुत मुश्किल से वहाँ अपनी जान बचाई, और ये एक पूरी योजना के तहत काम है, क्योंकि हमारे दुकानें फूकी गई, हमारे घरों पे पथराव हुआ और हमारे मकान जलाए गए, और हम ही लोगों को जेल में 9 महीने की सजा काटनी पड़ी। कुछ यहाँ भू माफिया हैं जो अपना बड़ी प्लानिंग के तहत इस काम को कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर जो लोग डरे हुए लोग हैं उनके वो मकान खरीद रहे हैं। हमारे घर में भय का माहौल बना हुआ। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल है, हार्ट पेशेंट है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डर इस हादसे के बाद बहुत घबराए हुए हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बिहार या किसी पिछड़े इलाके में जो ऐसा हो जाता कि निर्दोषों को किसी को भी उठा के बंद कर दो। हम जिस जगह में रह रहे हैं ये उत्तरी गोंडा है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है। ये जो पीछे गली है यहाँ से परलिस है, पूरा क्षेत्र वही है। और जिस दिन ये दंगे का माहौल था, कम से कम 5-7 हज़ार लोग रोड पर उतरे और हमारी दुकानों में आग लगाई और पथराव किया उन्होंने काफ़ी। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है, और हमें ऐसा लगता मतलब बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। 9 महीने जेल में रहने के बाद भी हम अपने आप को यहाँ अभी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी और इन लोगों की तरफ से भी। हमारे साथ में एक अध्यापक भी मर्डर के मुकदमे में प्रशासन ने बंद किया। क्या कोई अध्यापक किसी का मर्डर कर सकता है? एक फार्मासिस्ट है, गंगा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं अपना, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोग फ्री में भी दवाई देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई मजबूर आया था, उस आदमी को उन्होंने 302 के केस में बंद कर दिया। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, और
सवेरे से शाम तक पता नहीं कितने लोगों की सेवा करता हूँ। मुझे भी उठा के उन्होंने सिर्फ ये कि आपसे ये नोटिस के आधार पे पूछताछ की जाएगी और ले जाके उन्होंने हमें बंद किया। और एक दुकानदार है उत्तम मिश्रा, इसी कार्यकाल के बीच में उनकी जवान लड़की का देहांत भी हुआ और उनका परिवार आज भी काफ़ी सदमे में है। वो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाए और बहुत होशियार पढ़ी लिखी लड़की थी, बेचारे गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया और बाप के जेल जाने के बाद वो लड़की बहुत दिनों तक तनाव में रही और उसके बाद वो लड़की एक्सपायर हो गई। और यहाँ पे लोगों में आज भी डर का माहौल बना हुआ है। हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित न बाहर सुरक्षित थे और जब उन्हें जबरन जेल में ठूस दिया गया बेवजह निर्दोष हिंदुओं को, तो वहां पर भी सुरक्षित नहीं थे। वहां पर भी उनको डराया धमकाया जाता था, मारने की धमकी दी जाती थी। ये हम नहीं कह रहे, ये वो पीड़ित कह रहे हैं जिनका दर्द आज आप उन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं। एक और दर्द आपको सुनाते हैं। ये वो दर्द दास्तां है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक अंतहीन यात्रा एक महिला की जिसने इस दंगे में अपने पति को, अपने सुहाग को खो दिया। दिल्ली में जब दंगे चल रहे थे, कासगंज की रहने वाली सुनीता भी दिल्ली के अंदर रहती हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। तकरीबन 12 वर्षों से ये यहाँ पे रह रही हैं। आप कासगंज से आकर के दिल्ली में 12 वर्षों से रह रही थी। जिस दिन दंगा हुआ, क्या हुआ था, क्या देखा आपने उस दिन? उस दिन तो मैं कुछ नहीं देख पाया। दंगा हुए थे, गली में आए हुए थे दंगे। फिर मैंने सोची कि अब इसके पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं ये प्रेग्नेंट थी, जब पेट में लड़की थी, तब तो मैं कहीं निकल भी नहीं पाती थी। सब जन यहाँ पे खड़े थे, तो फिर मैं कैसे जाऊँ, निकलने की कोशिश ही नहीं करी इतना। मैंने फिक्र छोड़ दी। मैंने कहीं होंगे तो अपने आप आ जाएंगे घर पे। जब दंगा हो रहा था तो इनके जो पिताजी थे वो बाहर थे, कहीं बाहर थे। क्या ड्यूटी करते थे वो दूध लेने गए थे सवेरे। अच्छा, दूध लेने गए हुए थे। फिर वापस ही नहीं आए वो। क्या हुआ था फिर, कैसे पता चला, कहाँ क्या आपको जानकारी? मैं बुधवार जैसे मंगलवार को गए, अब मैं रात भर इंतजार करते रही, वो आए नहीं। तो फिर मैंने कि सवेरे अपने सास ससुर को पियर में अपने मतलब मैके में नंदे के यहाँ सबके यहाँ खबर करी, तो वो कह रहे कि यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है। अगर आ भी जाते तो बच तो जाते, फ़ोन तो कर देते, कम से कम आए ही नहीं है। जब किसी ने उसी दिन मार दिया था बंदे को तो वो बचता कहाँ से, फ़ोन कहाँ से करता। मतलब उनको मार दिया गया था, दंगाइयों ने उनको मार दिया? हाँ, दंगे में ही मार दिया था उनको। सुबह 8 बजे गए हुए थे और ये नहीं पता चला कि कहाँ गए कहाँ नहीं। कुछ पता चला था जब उनकी डेड बॉडी आपके सामने थी, कैसे मारा था, कुछ आपको देख करके लगा ऐसा? तो ये नहीं, मैं तो सोची कि गोली से मारा होगा, उनने तो चाकू से मारा था। रिपोर्ट में आया था चाकू से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि बंधा हुआ था, कमर बंधा हुआ था। तो हम गोकुलपुरी थाने में गए थे ना, तो गोकुलपुरी थाने से भगा दिया था हम लोग को। ये कह रहे कि जाओ यहाँ पे कोई नहीं है, रिपोर्ट वोट लिखे नहीं। फिर उसके बाद वीडियो जैसे आप आ गए तो आपने मदद कर दिया था। हम गए थे तब गोकुलपुरी में, तो पुलिस वालों ने आपको भगा दिया, कंप्लेंट भी आपकी नहीं? कंप्लेंट भी नहीं लिखी। फिर भजनपुरा, ये खजूरी भजनपुरा गए थे हम लोग, वहाँ पे देख के आए। बताया था किसी ने कि 2 बॉडी मिला है वहाँ पर, तो वहाँ पे देखने गए थे तो वहाँ पर तो मुसलमान के थे 2 बॉडी। तो अभी कैसे अपना आप खर्चा चलाती हैं, कैसे अपना जीवन यापन? मैं कोटियों से 3000 रुपये लेके आती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बैंक से ले आती हूँ जब पैसे नहीं होते। बच्चे आपके परिवार में हैं कितने? 4 बच्चे। 4 बेटियां हैं? चारों बेटियां हैं। अच्छा। आप इनके जो पिताजी थे मतलब जब काम करते थे तब भी आप यहीं रहती थी? हाँ, जब भी यहीं रहती थी। मैं तो गांव चली गई थी, 2-3 साल गांव रही थी। तो फिर मैं कि चलो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दिल्ली में कुछ तो बनाएंगे बच्चों को। किराए पे आप रहती? किराए। प्रेरणा जी, ऐसी एक नहीं, ऐसे अनेकों कहानियां हैं, दर्द भरी दास्तान है, जिनको सुनने के बाद मन एकदम कांप सा उठता है, रूह कांपने लगती है कि वो वक्त क्या था, वो कैसे जो अगर वो चाहे कोई ऐसी टाइम मशीन हो जिससे ये लोग उस जगह पर जाकर समय को बदल सके, लेकिन हो नहीं सकता। सब कुछ बदल चुका है, जिंदगी बदल चुकी है। आप जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी अपनी बुक के लिए, जब आप उस बुक को लिख रही थी, और कैसे कैसे लोग आपको मिले जो हिंदू परिवार, उन्होंने बताया दंगे के बाद की जो परिस्थिति थी उन्हें किस तरह से आपके सामने रखी? ये जो सुनीता जी आपके अभी चैनल पर बात कर रही थी, इनसे हम मिलकर आए थे। जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उनके पति की हत्या की गई, तो उस वक्त ये गर्भवती थी। पहले से इनकी 3 बेटियां थी और अब इनके पति के जाने के बाद बेटी पैदा हुई है। 4 बेटियों की माँ है ये, छोटी छोटी बच्चियां हैं वो, उनके साथ ही अपना गुजारा कर रही हैं। और हम इनसे जाके मिले तो मतलब इसी तरह के सीधे साधे लोग जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है,
इनके पति रिक्शा चलाते थे, जो अपना सुबह जाते थे, कमा कर लाते थे, शाम को घर में खाते थे, रोज का कुआं खोदना और रोज अपना खाना, वो लोग चले गए हैं। दिलबर नेगी की बात हो रही थी, उनके भाई कहते हैं कि मेरा 6 फुट का भाई उन्होंने कुछ इंच का बना दिया, उसकी टांगे काट दी, उसकी बाजुएं काट दी और फिर इस तरह से जिंदा जलाया कि पूरा का पूरा उसका शरीर अस्थि पंजर छप गया। जय भीम जय मीम की बात करने वाले लोग क्या जवाब देंगे कि उन्होंने विनोद कश्यप को क्यों मारा? वो तो दलित थे। दिनेश खटीक को क्यों मारा? वो तो दलित थे ना। और ये लोग जो तिरंगे को लेकर चल रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, और जब दंगा करने निकले तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तिरंगे जले हुए पाए गए। जब इनको जलाने के लिए कुछ और नहीं मिला तो पेट्रोल बम में तिरंगा ही डालकर जला दिया। वो मैंने अपनी आंखों से किसी की बालकनी पर पूरे जले हुए तिरंगे देखे हैं। तो इतना दर्दनाक मंजर कहने को एक सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे और सो कॉल्ड शांतिपूर्ण थे, लेकिन वो उन्होंने तो 15 दिसंबर को ही बसें जलाई थी, जो अश्विनी जी कह रहे हैं। जामिया नगर में जो कुछ हुआ था, जो जामिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में जाकर घुसे थे दंगाई और जिनको स्टूडेंट बताने की कोशिश की गई थी, उसके लिए मीडिया का एक वर्ग भी जिम्मेदार है। अगर इन लोगों के दर्द को अगर किसी ने सही तरीके से बाहर नहीं आने दिया तो मैं मीडिया के उस पक्ष को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती हूं। जहां तक पुलिस की बात है, ये सच है कि पुलिस ने अपने 2 ऑफिसर खोए हैं। रतन लाल जी गए हैं, अंकित शर्मा गए हैं, और अमित शर्मा के पत्नी पूजा जी से हम मिलकर आए थे। तो आप सोचिए कि उनको तो एक चैनल वालों ने एक तरह से मृत डिक्लेयर कर दिया था, और वो बातचीत करने गए थे महिलाओं से, और उन्होंने कहा कि बुरकों के अंदर उन्होंने चाकू, छुरियां, पत्थर सब छुपाया हुआ था, और तो और पिस्तौल वगैरह भी थी, जो पिस्तौल जिससे उन्होंने रतनलाल जी की हत्या कर दी। तो सबसे पहले अगर कोई मृत हुआ इस पूरे दंगे में तो पुलिस फोर्स हुआ, और उस पुलिस फोर्स ने जिसने कोशिश की थी कि शांति बनाए रखने के लिए बातचीत करने के लिए गए थे, और बातचीत के लिए बहाने से बुलाकर उन पर आक्रमण कर दिया, उनको चारों तरफ से घेर लिया। 5000 की भीड़ पूरी सी उधर चांदबाग का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से निकलकर बाहर यमुना विहार की तरफ सारी निकलकर उस मेन रोड पर आ गई थी, और उसी भीड़ ने जाकर फिर बावजूद इसके ये अफसोस है कि इस देश के स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले ऐसे ही लोगों को शांति दूत कहते हैं, और उन शांति दूतों ने हिंदू परिवारों के साथ क्या किया, उन हिंदू परिवारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। वेद भूषण जी, जब हम ऐसे दंगों की बात करते हैं तो आप भी बार बार कहते हैं कि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, संविधान सर्वोपरि है, हमारे भारत का कस्टोडियन है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक तो पुलिस भी होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला अगर आप लोग देते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना यहां रहने वाले उस लोकतंत्र में भी बसती है, जिस लोकतंत्र का बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू समाज है। उस समाज को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से आज भी उसे अपने देश में बेगाना बना दिया गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में कीजिए, इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में कीजिए कि एक परिवार जो अब भी तिल तिल कर मर रहा है वो कम से कम जिंदा बच सके, उसके परिवार को उसको छत मिल सके, उसको रोजगार मिल सके। वेद भूषण जी, देखिए सारे मामले के अंदर 870 हिंदू अरेस्ट हुए हैं और 956 मुस्लिम अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें ये कोई बैलेंस करने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। जो सीसीटीवी फुटेज थी, जो एविडेंसेस थे, जो स्टेटमेंट्स आए थे, उनके आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया है। और आप देखिए जहां पर पुलिस को
अटैक किया गया, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वाले इंजर्ड हुए, आईपीएस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए, महीनों अस्पताल में रहे, तो उसका नतीजा ये है कि वो आज तक उन लोगों को बेल नहीं मिली है। ताहिर हुसैन या जो भी शर्जिल इमाम है आज भी जेल में है और ये बिल्कुल कन्विक्शन का केस है। आप धैर्य रखिए, तमाम जिन लोगों ने दंगे किए हैं, कॉन्स्पिरेसी की है, उन तमाम तक दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन और बकाया है, अभी और चार्जशीट आएंगी। PF5 की फंडिंग जो है कैसे इन दंगों को हुई, धीरे धीरे आप देखिए। सर, ये सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन वो जो 300 से ज्यादा हिंदू अब भी जेल के पीछे हैं, जिनके परिवार वाले अब भी तिल तिल कर मर रहे हैं, जो कुछ जमानत पर बाहर आ गए हैं, जो हर वक्त डर रहे हैं कि हम अगले दिन बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके परिवारों को उनके घर को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है, उनके बारे में भी तो जरा कुछ बोल दीजिए, उनके बारे में भी तो जरा कुछ सोच लीजिए। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो हिंदू परिवार थे, जो बहुत गरीब थे, जिनका कोई दोष नहीं था, उनके साथ इस दिल्ली दंगे में क्या कुछ किया गया और बाद में उनके साथ क्या हो रहा है, आइए उनकी दर्द को भी जरा सुन लेते हैं। शिव विहार तिराहे पे इस वक्त मौजूद हैं और ये जो झुग्गियां हैं, यहाँ पे जो लोहार समुदाय के लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। आम दिनों में इसी तरीके की इनकी दुकानदारी होती है और यही बेच करके अपना वो जीवन यापन करते हैं। लोहे का जो पूरा काम है वो चलता है इनका। लेकिन दंगे वाले दिन दरअसल क्या स्थितियां बनी थी, कैसे जो दंगा भड़काने वाले लोग थे वो यहाँ पर पहुँच गए थे, ये बताइए कि कैसे ये पूरी भीड़ यहाँ कैसे पहुँची थी जब दंगा जिस दिन हुआ था? आप अपने घर में ही थी? अपने घरों में? जैसा घर में थे, एकदम दंगा हुआ, हम भाज गए थे। बच्चे भी आपके साथ में थे? बच्चे भी साथ में थे हमारे, लेकर बच्चे को भाज गए थे और हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। क्या काम करते थे आप? लोहा कूटते थे। अच्छा, लोहे का ही काम करते थे। हाँ। कितने लोग परिवार में थे आपके? 17 लोग परिवार में थे। हाँ, बच्चे का भी चोट लग गई थी, एक हमारे आदमी का चोट लग गई थी। फिर हम भाज गए थे, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। हाथों में क्या हथियार लेकर के वो लोग आए थे इस तरफ आपके घरों के तरफ? हमारे तो बैलगाड़ियाँ थी और जो हमारे लत्ते कपड़े थे, बर्तन थे, कुछ पैसे वैसे भी थे, वो सब जल गया था हमारा। कैसे अपना जीवन यापन आपने कैसे शुरू किया फिर? ये कपिल मिश्रा जी और मोहन भाई थे, उनकी टीम ने हमें फिर से बचाया है। यहाँ पर ही है, 10-10 साल की कमाई हमारी सब झुग्गियों में फूक गई, कुछ नहीं बचे। अब बच्चे के भी कपड़े नहीं बचे, हमारे भी नहीं बचे थे। ऐसा भी ना बचा तो हमारा गिलास तक भी सब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। परिवार में आपके कितने लोग यहाँ पे रहते? परिवार 17 परिवार था हमारा, 17 परिवार था। 17 परिवार के पास कुछ नहीं बचे। कपिल मिश्रा आना ये जो झुग्गियां हैं, ये जो बनाई गई हैं, क्या ये पूरी झुग्गी जला दी? पूरी झुग्गी कुछ नहीं बचा था। झुग्गी में कुछ भी, जो हमारी वहाँ गाड़ी थी ना, झुग्गी में अंदर अपना सामान रखा था वो भी जल गए थे, उसमें भी कुछ। जितने भी मुसलमान यहाँ पे आए थे, हाथों में हथियार भी था उनके, आग भी जलाकर? आग हमारे सामने नहीं लगा, हम भाग गए थे डर के मारे। उधर डिस्पेंसरी करावल नगर जाकर लोग गए थे। ऐसा पता नहीं आग किसने जलाई, न्यू पता नहीं है हमें। 17 परिवारों का घर मतलब पूरी तरीके से जला दिया गया? पूरी तरीके से जला दिया। 4 परिवार की तो हो गई थी लूट खसोट और बाकी की आग लग गई थी झुग्गियों में। खसोट में मतलब क्या? जो पैसे थे आप लोगों के? था और जो शादी का सामान था, एक बहू आई थी, उसका सब चला गया। पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इन परिवारों को। प्रेरणा जी, तमाम दर्द हम सुन रहे हैं, तमाम तरीके से एक ही बात आ रही है कि हमारा कसूर क्या था। इन सबके बीच जब पुलिस की भूमिका की बात आती है, पहले भी पुलिस प्रोएक्टिव नहीं थी और अभी भी वही स्थिति है। प्रेरणा जी, योर लास्ट कमेंट। जी, जिनका अब दर्द है वो दर्द तो वहां जाकर आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं और रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो स्थिति आज भी हमने वही देखी है जो 1 साल पहले थी। विश्वास बन नहीं पा रहा है, बने भी कैसे, क्योंकि जो लोग इकट्ठे दशकों से साथ रह रहे थे, अचानक से वो कैसे उनके दुश्मन बन गए, उन्हें बिल्कुल, जो दशकों से साथ रह रहे थे अचानक से दुश्मन बन गए और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थिति बदलने की जरूरत है। ये एक वेकअप कॉल है। अगर हम अभी नहीं जागे तो दिल्ली में एक नहीं कई ऐसे पाकिस्तान होंगे जिनसे आंतरिक रूप में लड़ना बहुत बड़ी चुनौती होगी। जागने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ऐसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। जय हिंद।
धंधे सब खत्म हो गए, परिवार हमारे खत्म हो गए, तो मकान बेच के यहाँ से जा रहे हैं। श्रीधरन केरल राज्य से भाजपा में शामिल हो गए। मेट्रोमैन श्रीधरन बोले, केरल में हो रहा लव जिहाद, करेंगे विरोध। भारत में मेट्रो के जनक कहे जाने वाले ई श्रीधरन भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा की सरकार आई तो वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। इधर उन्होंने केरल में हो रहे लव जिहाद पर कहा है कि वो इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। दिल्ली मेट्रो से लेकर हर शहर में मेट्रो की स्थापना में भूमिका निभाने वाले ई श्रीधरन मेट्रोमैन के नाम से मशहूर है। श्रीधरन ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अचानक पॉलिटिक्स में आकर सबको चौंका दिया। उन्होंने लव जिहाद के मामले में कहा कि वो भी लव जिहाद के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। श्रीधरन ने कहा कि वो जानते हैं कि केरल में लव जिहाद हो रहा है। दक्षिणी राज्य में चुनाव से पहले उनके इस बयान के बाद हलचल मच गई। इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रीधरन ने कहा कि लव जिहाद, हाँ मैं देख रहा हूँ कि केरल में क्या हो रहा है। शादी के लिए हिंदुओं को कैसे बरगलाया जा रहा है और वो किसी तरह लव जिहाद से पीड़ित है। न केवल हिंदू बल्कि ईसाई लड़कियों को भी शादी के लिए धोखा दिया जा रहा है। ई श्रीधरन ने कहा कि मैं निश्चित रूप से लव जिहाद का विरोध करूंगा। उनका कमेंट ऐसे समय पर आया जब लव जिहाद को लेकर विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में